हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं क्लास 12 के बायोलॉजी सेक्शन को लेकर, जिसमें हम लोग हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक अर्थात स्वास्थ्य एंड रोग टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसमें फर्स्ट क्लास आप लोग का जा चुका था। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्वास्थ्य होता क्या है ना, और उसके बाद सेकेंड चीज़ बताया था कि रोग किसे कहते हैं और रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं, डिसीज कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको क्या किया था, समझाया था। तो देखिए, आप लोग ध्यान सुनिएगा। ये स्वास्थ्य क्या होता है? तो स्वास्थ्य का अभिप्राय ये होता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ उसके अंग अगर काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रोगी है। रोगी होने का अभिप्राय क्या है? अगर स्वस्थ रहने का अभिप्राय क्या है कि वह कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से, है ना, सब सामाजिक रूप से हो जाए, और इसके साथ साथ क्या, शारीरिक रूप से हो जाए, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और इन सभी रूप से अगर वह स्वस्थ है तभी इसे स्वास्थ्य माना जाएगा। अब यह परिभाषा किसने दिया था? WHO ने दिया था। किसने दिया था भैया? WHO ने दिया था। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था रोग, जब हमारे शरीर में एक या एक से अधिक अंगों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तब वो माना जाता है वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ नहीं, अर्थात वो क्या है? रोगी है। और रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने बताया था रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमने आपको बताया था जन्मजात रोग होते हैं, और दूसरा मैंने बताया था उपार्जित रोग ना। तो जन्मजात रोग बताया था कंजेनिटल डिसीज, और दूसरा बताया था कौन था? एक्वायर्ड डिसीज ना। दो प्रकार के रोगों के बारे में मैंने चर्चा आपसे किया था। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया था जन्मजात रोग किसे कहते हैं? तो जो रोग माता पिता से हमको प्राप्त होते हैं, कि वो रोग माता पिता को थे और रोग किसको मिल गया बच्चे? हमें मिल गया, तो उसे क्या कहेंगे? जन्मजात रोग कहेंगे। जैसे मैंने बताया था हीमोफीलिया बताया था, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक, वर्धानता, ये सभी रोग कैसे हैं? तो ये सभी सिकल सेल एनीमिया, ये सभी रोग कैसे हैं बच्चे? अनुवांशिकी रोग है। कैसे हैं? अनुवांशिकी। इसके बाद बच्चे हमने आपको समझाया था दूसरा, क्या समझाया था बच्चे? ये उपार्जित रोग, मतलब कि जो रोग हमें हुआ तो नहीं था, पर हमारे दैनिक जीवन के कारण वह रोग हमारे अंदर क्या हो गया? इंटर हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपार्जित रोग। और उपार्जित रोगों को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। एक था क्या बेटा था? एक तो था कौन सा? इन्फेक्शन डिसीज, और दूसरा क्या था? नॉन इन्फेक्शन डिसीज, अर्थात संक्रमण रोग अर्थात असंक्रमण रोग। संक्रमण रोग किसे कहते थे? तो कह सकते हो ऐसे रोग जो किसी शरीर के दूसरे शरीर के संपर्क में आने पर हो जाए। जैसे आपको कोई रोग है और आप इसके संपर्क में आए तो ऐसे भी हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। जैसे अगर आपसे बोलूं जुकाम, अगर आपको छींक आ रही है, जुकाम हुआ है, तो ये जुकाम कैसा वायरस है? मोजम्बिक वायरस आपके अंदर क्या हो जाएगा? अगर आपको छींक आ रही है तो अगल बगल के अगर आपने छींका तो एयर में वो क्या हो गया? मोजम्बिक वायरस इस एयर में क्या हो गया? मिल गया। अब मिलने के बाद सीधा क्या होगा? आपके शरीर के अंदर क्या हो गया? इंटर हो गया, तो आपको भी जुकाम हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं संक्रमण रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण रोग। और दूसरा कौन था बेटा? असंक्रमण रोग, मतलब वो रोग तो हो पर किसी के संपर्क में आओ तो आपको न हो। जैसे मान लीजिए एलर्जी। अब मान लो आपको धूप से एलर्जी है, मान लेते हैं आपको क्या है? धूप से एलर्जी है, पर क्या यह जरूरी है कि अगर आपको धूप से एलर्जी हो तो आप इसके संपर्क में इसके साथ रहे तो इससे भी धूप से एलर्जी हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब आपको तो ये जरूरी नहीं है। तो इन्हीं रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? असंक्रमण रोग। जैसे हीमोफीलिया हमने बताया था आपको, शुगर, मधुमेह, उसी को बोलते क्या? मधुमेह, डायबिटीज, उसी को बोलते हैं। तो बताइए, अगर शुगर रोग हुआ है किसी को तो क्या वह दूसरे के साथ में रहेगा तो क्या उसे भी शुगर रोग हो जाएगा? नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो आइए, तो हम लोग ये सब सारी चीजें समझ लिए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे रोगों के बारे में, पढ़ना चालू करेंगे ना। देखो बच्चे, अगर आपसे मैं कहूँ तो हम लोग चलो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। किसे पढ़ेंगे बच्चे? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो देखो बेटा, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में कौन कौन से याद कर सकते हैं? ध्यान देना है। पापा काम पर सोते हैं, याद कर लेना, तो पूरा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। ध्यान देना। और उसके बाद मैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण रोग है उसमें पढ़ाऊंगा भी, पर पहले याद कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चे? ध्यान देना। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो अगर बच्चे आपसे मैं कहूँ प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ से हो जाते हैं बच्चे?
कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआस हो जाते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका आपके पास क्या है, पापा काम पे सोते हैं। अगर आप ये याद कर ले रहे हैं तो आपको लगभग लगभग प्रोटोजोआस होने वाले जो रोग होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चे, पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ठीक लिखेंगे, पापा काम पर क्या कहते हैं बेटा, सोते हैं ना। तो ध्यान देना क्या लिखेंगे, इसकी ट्रिक लिख लेंगे बच्चे। अगर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग क्या लिखेंगे, पापा काम पर क्या करते हैं, सोते हैं। पापा काम पे क्या करते हैं बच्चे, सोते हैं। तो कितना बढ़िया से याद कर सकते हैं, देखो बेटा। तो पा से क्या हो गया बेटा, पायरिया। क्या हो गया बेटा, पा से क्या हो गया, पायरिया। तो अगर पायरिया रोग पूछे बेटा किससे होता है, तो आप जान लीजिए किससे होता है, प्रोटोजोआ से। का से क्या हो गया बेटा, कालाजार। क्या हो गया बेटा, का से क्या हो गया, ध्यान देना है, काला जार। क्या हो गया बेटा, काला जार। म से क्या हो गया बेटा, मलेरिया। क्या हो गया बेटा, मलेरिया। तो मलेरिया अगर आपसे पूछा जाए तो किससे हो गया, म से मलेरिया हो गया। और सोते से क्या हो गया बेटा, निद्रा रोग। क्या हो गया बेटा, निद्रा रोग। तो ध्यान देना है, निद्रा रोग। सोते से क्या लिख देंगे, निद्रा रोग हो गया बच्चे। और एक रोग और बेटा इसमें याद कर सकते हैं, कौन सा याद कर सकते हैं, अमीबा पेचिस। अमीबी पेचिस क्या याद कर सकते हैं, एक रोग और, अमीबी पेचिस। तो देखेंगे बच्चे, ये सभी रोग हमको क्या हो सकते हैं बेटा, अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, अमीबी पेचिस रोग। तो बेटा ये सभी के सभी रोग जो होते हैं अमीबी, ऐसे ले लेंगे, अमीबी पेचिस रोग। तो बेटा ये सभी के सभी जो रोग होते हैं सब के सब किससे होते हैं, प्रोटोजोआस होते हैं। किससे होते हैं बच्चे, प्रोटोजोआस होने वाले ये रोग हैं, याद रखिएगा। ये सभी रोग किससे बेटा, प्रोटोजोआस से। तो देखो पास से क्या हो गया बेटा, पायरिया। पायरिया कौन से हो सकता, किससे होता है बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए पायरिया किससे होता है, तो आप बता सकते हैं प्रोटोजोआ था ये है। और कौन सा प्रोटोजोआ है, एंटी अमीबा, एंटी अमीबा जिंजी बेलिस। एंटी अमीबा जिंजी बेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। एंटी अमीबा जिंजी बेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ। दूसरी बात अगर आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं काला जार भैया किससे होता है, अगर काला जार करेंगे तो किससे होगा बेटा, आप लोग बताएंगे लिस्मैनिया। किससे होता है बच्चे, अगर इसकी बात करेंगे ये अलग रोग है, नहीं इसे बेटा, ये तो प्रोटोजोआ हो गया बेटा। ये किससे होता है बेटा, ध्यान देना, लिस्मैनिया। तो लिस्मैनिया प्रोटोजोआ से क्या होता है बेटा, तो अगर आपसे पूछा जाए तो काला जार होता है। मलेरिया किससे होता है बेटा, मलेरिया अगर आपसे किसी के पूछा जाए किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किससे होता है प्यारे, प्लाज्मोडियम से होता है। और निद्रा रोग किससे होता है बेटा, तो अफ्रीका मक्खी भाई, इसका नाम सीसी मक्खी, सीसी मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होती है। अगर इसे काट लेगा तो 2 दिन तक आप सोते रह जाएंगे। पर ऐसा इसमें क्या होता है, तो सीसी मक्खी में प्रोटोजोआ पाया जाता है। जो सीसी मक्खी सिर्फ क्या है बेटा, वाहक है। जैसे अब आपको आगे पढ़ाऊंगा, मादा एनीफिलेज, समझ रहे हैं, मादा एनीफिलेज या डेंगू। ये डेंगू जो मच्छर है ना, डेंगू से काटने से डेंगू बुखार होता है, पर इसके अंदर कोई ना कोई चीज पाई जाती है। ये सिर्फ वाहक का काम करते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही सीसी मक्खी से काटेगा तो क्या करेगा, आपके पास ये पहुंच जाएगा। अब पहुंचेगा तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा बेटा, निद्रा रोग। तो एक तरीके से आप सरल वे में तो जान पाए ना कौन सा रोग किससे किससे होता है। अब आइए एक एक रोग को क्या करेंगे, डिटेल रूप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अच्छा, दिखने में समस्या हो रही है क्या, चलिए कल से थोड़ा सा और पीछे बैठा करिए आप लोग, तो मतलब थोड़ा सा दरवाजे की तरफ बैठा करिए तो आप लोग को सही दिखेगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। आइए सबसे पहले बेटा एक रोग हम लोग पढ़ते हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबी पेचिस रोग के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबी पेचिस रोग से क्या होता है, किससे होता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये पूछ रहे किससे होता है बेटा, तो ये भी ध्यान देना, एंटी अमीबा हिस्टोलिका से। किससे होता है, एंटी अमीबा, ये किससे होता है,
एंटी अमीबा हिस्टोलिका, क्योंकि बहुविकल्पी तो बेटा यहीं आ जाएगा, पर आपके एंट्री पेपर में यहाँ से डिटेल कुछ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, एंटी अमीबा हिस्टोलिका से कौन सा होता है, अमीबा पेचिस रोग होता है ना। तो बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, पापा काम पर सोते हैं, तो काम आपका आसान। और लगभग आपको बता दो प्रोटोजोआ से यही रोग होते हैं। अब आपको अगर ये याद है, समझ लीजिए प्रोटोजोआ से आपने सारा रोग याद कर लिया है, पर हाँ हम लोग को इतने से काम नहीं चलने वाला है, हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। बताइए, सबसे पहले हेडिंग बनाइए बच्चे आप लोग। अच्छा, मैं आपको क्या करूंगा, सारे कुछ डिफिनेशन फॉर्म में क्या करूंगा, यहाँ समझा दूंगा, बोल के क्या करूंगा, लिखवाऊंगा ना, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। एकदम फेल आना चाहिए कि ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं। आप लोग तो पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हो। ठीक है बच्चे, चलिए चलिए यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ तक की बातें क्लियर है आप लोग को। आइए अब डालिए बेटा आप लोग, अमीबी अमीबी पेचिस रोग। देखो जी, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले अमीबी पेचिस रोग के, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा अमीबी जो पेचिस रोग है, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले बेटा ये किससे होता है, किससे होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा बेटा, किससे होता है, तभी आपको जस्ट बताया मैंने। तो किससे होता है बेटा, तो ये ध्यान देना, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ। तो ध्यान देना, अब आपके मन में आएगा सर कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तभी होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका। किससे होता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो किससे होता है प्यारे, एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से कौन सा रोग हो जाता है, अमीबी पेचिस रोग। अब आपके मन में आएगा ये करता क्या है बेटा, इससे दिक्कत क्या होती है, तो आपको बताऊं ना, ये करता क्या है बेटा, पहले समझिएगा मेरी बात को, कि ये जब रोग होता है ये प्रभाव किस अंग पे डालता है। अगर आपसे मैं कहूँ कि कौन सा अंग पे प्रभाव डालेगा बेटा, तो किस पे प्रभाव डालता है बेटा, ये यकृत पे, अर्थात किस पे करेगा, लीवर पे। ये किस पे इफेक्ट डालता है, तो लीवर पे। होता क्या है, जैसे ही एंटी अमीबा हिस्टोलिका हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो ये क्या करेगा, लगातार अपने संख्या को क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा। और जब अपनी संख्या को बढ़ा देगा, तो इसके अंदर बहुत सारी संख्या जब बढ़ जाएगा, तो ये क्या करता है, जब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, लीवर के अंदर क्या करेगा, फोड़ा बना देगा। समझ रहे हैं, इसके फलस्वरूप क्या होता है, उत्तकों के क्षय के कारण इनमें क्या बन जाता है, जब इसकी संख्या बढ़ती है तो उत्तकों का क्षय होने लगता है, टिश्यू का। अब आपको इतना तो पता है टिश्यू क्या होता है, आप लोग को सभी पता है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, सेल होता है, और सेल से ही क्या बनता है बच्चे, सेल से आप लोग को पता है क्या बनता है बच्चे, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से ही क्या बनता है बच्चे, आर्गन बनता है, और इसी आर्गन से क्या बन जाता है बच्चे, आर्गन सिस्टम बनता है। आर्गन सिस्टम से ही क्या बनता है बेटा, कोई बॉडी तैयार होती है, राइट। और किसी शरीर को अगर तैयार करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल। और सेल का जो कलेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। और टिश्यू कलेक्शन क्या होता है, आर्गन। और आर्गन से क्या बनता है, आर्गन सिस्टम। और आर्गन सिस्टम से क्या बनता है बच्चे, बॉडी। तो वो क्या करता है, ये टिश्यू को क्या करता है, जब इनकी संख्याएं बढ़ती हैं, एंटी अमीबा हिस्टोलिका की संख्या जब बढ़ती है, तो क्या करता है, इसका प्रभाव ये होता है कि इससे टिश्यू क्षय होने लगते हैं। और जब जैसे ऊपर के टिश्यू नष्ट होने लगेंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, फोड़ाकृ में चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फोड़ाकृ में चेंज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा भैया, परेशानी चालू हो जाएगी। तब आप कहेंगे सर इससे समस्या क्या होगी, इससे अगर आपसे पूछा जाए इससे समस्या क्या होगी बेटा, इससे सबसे बड़ी बात है प्रभाव किस अंग पे डालेगा, तो जानते हैं यकृत में। दूसरी बात अगर आपसे बात करूं, इसके बाद इसका प्रभाव, इसके आपसे पूछा जाए लक्षण क्या है, भाई अगर ये रोग हुआ है तो इसके कोई ना कोई लक्षण तो होंगे ना, भैया कैसे पता चलेगा कि हमको कोई रोग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ध्यान देना बेटा, पहली बात तो रोगी को दिन भर पेट दर्द करेगा और दस्त हमेशा होगा। तो ध्यान देना, दिन भर क्या करेगा, दिन भर पेट दर्द, और दूसरे साथ साथ बेटा दस्त, मतलब हमेशा उसे ऐसा लगेगा भैया, हमेशा उसे क्या होगा, दस्त होता रहेगा, दस्त होगा। दस्त को मतलब सोचते हैं ना, हमेशा लेके दौड़ना, हाँ उसको बोलते हैं दस्त, है ना। तो दिन भर क्या होगा, पेट दर्द करेगा बेटा, दस्त होगा। और उसको कैसा महसूस होगा बेटा, ध्यान देना है। और ध्यान देना,
बात नहीं करेंगे। और मल के साथ सबसे बड़ी बात है, मल के साथ रुधिर युक्त म्यूकस आता है। जो मल विष्टा होगा इसके साथ क्या होगा, मल के साथ क्या आएगा बच्चे, तो मल के साथ क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। मल के साथ किसका स्राव होगा बच्चे, रक्त का स्राव इसके अंदर क्या होगा बच्चे, होने लगेगा। और व्यक्ति जो होगा कैसा होने लगेगा बेटा, कमजोर। कैसा होने लगेगा, कमजोर। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये कुछ 3-4 लक्षण होते हैं किसके, किसके, अमीबी पेचिस रोग के। तो सबसे पहली बात है किससे होता है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका से होता है। प्रभाव किस पे होता है बच्चे, लीवर पे होता है। लक्षण इसके क्या है, दिन भर पेट दर्द करेगा, दस्त होगा, मल के साथ क्या होगा, रक्त का स्राव होगा, और व्यक्ति कैसा महसूस करेगा, कमजोर। ये तो बात समझ आएगी बेटा। तो बताइए इसका रोकथाम तो भी करना पड़ेगा। अब इसका क्या करेंगे बेटा, रोकथाम करेंगे। तो बताइए इस चीज का रोकथाम क्या करेंगे, रोकथाम की ये चीजें न हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, रोकथाम अर्थात नियंत्रण। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना बेटा, संक्रमित व्यक्ति जो होगा, संक्रमित मनुष्य के मल को ध्यान देना है पीने योग्य जल में ना मिल पाए। जो संक्रमित व्यक्ति होगा बेटा, संक्रमित व्यक्ति का मल पीने योग्य जल में ना घुले। उलवा से, क्योंकि ये जैसे जो मल विष्टा है, अगर गलती से कहीं पानी में घुल गया तो इससे क्या होगा, ये एंटी अमीबा हिस्टोलिका वही पानी वाष्पन के माध्यम से और जगह जो जाएगा, और उसे जब भी कोई अगर पिएगा कुछ भी होगा तो इससे क्या होगा, ये रोग हमारे अंदर भी हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बेटा ध्यान देना है, ये दिक्कत हो जाएगी। और हमेशा जानते हो साफ सफाई स्वच्छता तो रखना ही पड़ेगा, ये तो जनरल सी बात है बेटा। स्वच्छता का विशेष ध्यान, और स्वच्छता का विशेष ध्यान मतलब क्या हो गया बेटा, सब्जी को बिना धोए खा जाइए, हैं। जिस थाली में खाइए उस थाली को धोए मत करिए, एक हफ्ता उसको ऐसे रहने दीजिए। यही तो साफ सफाई है ना। अगर आप रोज साफ मतलब थाली को रोज धो दे रहे हैं तो गंदे थाली में खा रहे हैं। तो कहने मतलब क्या है, सब्जियों को क्या कर देना है, सब्जियों को बढ़िया साफ सुथरा क्या करना बेटा, धो देना है। हाँ, सफाई, व्यक्ति के आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उसको क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है। इसके साथ बेटा रोगी को, अगर जो भी व्यक्ति है उस रोगी को क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान देना, इसे रेस्ट बहुत चाहिए, इसे आराम चाहिए। मतलब अधिक काम भाम ना करे, दौड़े धूपे कम, इसे क्या करना चाहिए बेटा, आराम चाहिए। इसके साथ बेटा जैसे आपको जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, मतलब जिससे एनर्जी मिल सके, वो सारे जैसे ORS के घोल हो गए, तमाम प्रकार की चीजें हो गए, उसको हमेशा क्या करना चाहिए, पीते रहना चाहिए, से एनर्जी क्या हो, बूस्टअप होता रहे बेटा। इसके अलावा रोगी को विशेष सावधानी से दवा लेनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी दवाई चलती है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए दवा क्या होना चाहिए बेटा, तो अगर अच्छा दवा तो मैं बता दे रहा हूँ, पर आप लोग डायरेक्ट ऐसे दवा मत लीजिएगा ना। हाँ, एमेटिन हो गया, एमेटिन इसके लिए दवा काम करता है। बायोफार्म हो गया बेटा, बायोफार्म हो गया। इसके अलावा बच्चे अगर आपसे मैं बात करूँ तो इसके चीनोफार्म, क्या हो गया, चीनोफार्म। तो ये सभी दवाएं हैं जिसका यूज आप लोग कर सकते हैं। पर आप लोग को जब भी कोई समस्या हो तो ये दवा डायरेक्ट आप लोग मत चला दीजिएगा, क्योंकि उस व्यक्ति का स्थिति भी देखना पड़ेगा, उसकी स्थिति कैसी है। इसलिए डॉक्टर के सलाह से दवा लें, हम बता दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ले लेना है। अब अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर अब इसके अमीबी पेचिस रोग के बारे में लिखने के लिए आएगा तो लिख ले जाएंगे कि यह रोग किससे होता है, किसको प्रभावित करता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसका बचाव करेंगे, और क्या दवा हो सकता है। चलिए हमने आपको समझाया है, अब इसी को अब मैं बोलता हूँ कंटिन्यू, थोड़ा तेजी से आप लोग सेंटेंस में से लिख लीजिए। डालिए हेडिंग, बेटा, अमीबी पेचिस रोग। क्या डालेंगे, अमीबी पेचिस रोग, बोले भैया, लिखेंगे यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिका, यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से होता है। यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। अगला पॉइंट,
इसके लगातार विभाजन के फलस्वरूप, इसके लगातार विभाजन के फलस्वरूप, इसके लगातार विभाजन के फलस्वरूप यकृत के ऊतकों के, इसके विभाजन के फलस्वरूप यकृत के ऊतकों के नष्ट होने के कारण, नष्ट होने कारण इन अंगों में, नष्ट होने के कारण इन अंगों में फोड़े बन जाते हैं। फोड़े बन जाते हैं। लिख पा रहे हैं आप? चलिए, थोड़ी समस्या है तो आपको हो रही लैंग्वेज की, एडजस्ट करिएगा। थर्ड पॉइंट अब डालेंगे बेटा इसके, ये तो आपने समझिए। अब डालेंगे बच्चे लक्षण। अब डालेंगे लक्षण। हर एक रोग को इसी तरीके से पढ़ना है। पहले रोग क्यों होता है, किसको प्रभावित करेगा, क्या उसके लक्षण होंगे, और फिर उसके क्या रोकथाम होंगे ना, कैसे रोकेंगे। अच्छा, रोकथाम के कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो सभी रोगों में क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। अच्छा, साफ सफाई क्या मिलेगा, हर जगह होना चाहिए। व्यक्ति, जो भी व्यक्ति संक्रमित हो, उसके भोजन को कोई दूसरा यूज ना करे, या उसके खान पान की चीजें कोई दूसरा यूज ना करे, मतलब जूठा खाना, समझ रहे। दो चार चीजें कैसे रहेंगी, कॉमन रहेंगी। और एक चीज बड़ा बढ़िया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आजकल पति पड़ता में चीजें बड़ी, पहले तो बहुत चीजें थी, अरे पति है उसका जूठा खाना मतलब सौभाग्य है मेरा, है। पर ऐसा नहीं, और साइंस आगे बढ़ रहा है तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, है नहीं, कि पति का जूठा खाना खाएंगे तो हम बहुत अच्छे पति वर्ता नियम निभा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले जल्दी जाएंगे, तो अपने आप को सही रखना है, तो थोड़ा साइंस की दुनिया को क्या करिए, मानिए। चलिए दूसरा लिखेंगे बेटा, रोकथाम, अरे सॉरी लक्षण लिखेंगे। रोगी को दिन भर पेट दर्द, और दस्त लगता है, दूसरा मल के साथ रक्त का स्राव होता है, मल के साथ रक्त का स्राव होता है, मल के साथ रक्त का स्राव होता है। रोगी कमजोर हो जाता है, रोगी कमजोर हो जाता है, रोगी कमजोर हो जाता है। अब लिखेंगे बच्चे इसके रोकथाम। रोकथाम लिखेंगे, संक्रमित मनुष्य के मल, संक्रमित मनुष्य के मल पीने योग्य जल में न घुले, पीने योग्य जल में न घुले। साफ सफाई का विशेष ध्यान, दूसरा पॉइंट, साफ सफाई का विशेष ध्यान। अब साफ सफाई मतलब समझ रहे हैं ना, सब्जी फब्जी या जो चीजें हैं साफ सुथरा लीजिए। हाँ, अब जैसे सेब को जमीन में फेंक देंगे तो जमीन जब मिट्टी में गिरा देंगे तो सेब कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पानी डाल देंगे सेब कैसा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो सेब को क्या करना है, जमीन में फेंक देना है, तो जिससे सेब क्या हो जाएगा, साफ, और फिर उसे उठा के खा लीजिए और बेहतर हो जाएगा। ये बढ़िया है। चलिए, अच्छा एक चीज बता दूं, साइंस कहता है कोई भी प्रोडक्ट नीचे गिर रहा, खाने योग्य सामान, जैसे मान लीजिए आपने रसगुल्ला लिया था इत्तेफाक से, अब एक ही रसगुल्ला था आपके पास, अब गलती से क्या हुआ, आप खाने जा रहे थे और इत्तेफाक से नीचे गिर गया, तो आप लोग करते क्या है, ऐसे देखेंगे, कोई देख रहा नहीं, उठाए ले लिया। पर कोई दिक्कत नहीं है, साइंस कहता है कोई भी प्रोडक्ट अगर नीचे गिर रहा है तो उसे अगर 5 सेकंड से पहले उठा लोगे, 5 सेकंड से पहले,
तो उसके अंदर कोई भी वायरस, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया एंटर नहीं हो पाएगा। अब बस जहां मट्टी लगा उतना एरिया निकाल दीजिएगा, साफ वाला एरिया, बाकी टेक दिस नो प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई प्रोडक्ट नीचे गिर जा रहा है तो फेंकिए नहीं, 5 सेकंड के अंदर उठाने का बस प्रयास करिए, वो प्रोडक्ट आपके काम का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखे बच्चे? साफ सफाई का हाँ, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद देखो, रोगी को आराम। क्या होगा भाई, तुम इधर से इधर कहाँ से आ गए? हाँ हाँ, चलिए आइए बच्चे, क्या लिखेंगे? रोगी को आराम देना चाहिए, रोगी को आराम देना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन करना चाहिए। और कुछ दवा भी लिख लीजिए भाई। इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन करना चाहिए। इसकी कुछ दवा लिख लीजिए बेटा। बोले एमेटीन, एमेटीन, बायोफार्म, चिनोफार्म। चलिए, हो गया। हो गया, आइए चलते अगला वायरस, मतलब अगली रोग। अब अगले रोग के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो पहले आपने ये तो 2 चीजें समझ लिया, इसमें कोई समस्या, किसी कोई डाउट? अगर आएगा तो लिख ले जाएंगे ना, क्योंकि आपके बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन आने हैं रोग से, कोई ना कोई रोग पूछेगा, उसके बारे में डिटेल जानकारी पूछेगा, तभी आपको मैं इस चैप्टर में बहुत सारे रोग पढ़ाने वाला हूँ। हो सकता है चैप्टर थोड़ा सा डिले चले, कोई बात नहीं है, पर रोग इतना पढ़ा दीजिए क्योंकि दैनिक जीवन में बड़ा जरूरत है। और क्योंकि आप लोग इसके बाद हम जानते हैं कि नीट की क्षमता आप लोग की है नहीं, तो आप करेंगे क्या? डी फार्मा बी फार्मा, और यह डी फार्मा बी फार्मा करके क्या करेंगे? मेडिकल फेडिकल इधर उधर बैठेंगे तो अपना जुगाड़ जीवन चलाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने उतना ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता तो है नहीं, है ना? चलिए देखिए, आइए बेटा, तो अगला रोग डालेंगे साधारण जुकाम। किसको जुकाम हो गया जी? अभी दवा लिखे, अभी रोग लिखे तो हो गया। हाँ, इसे बोलते हैं बेटा कॉमन कोल्ड। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ साधारण जो जुकाम होता है, तो आपसे पहली बात यही क्वेश्चन पूछ लिया बेटा कि एक कैसा रोग है? संक्रमित रोग है, असंक्रमित रोग है, उपार्जित रोग है, या जन्मजात रोग है? उपार्जित तो ये है, और उपार्जित है कि जन्म, अब बताइए, अब जो उपार्जित रोग है कि जन्मजात रोग है? उपार्जित। उपार्जित, क्योंकि भैया ऐसा थोड़ी है कि हमारे माता पिता से वंशज में मिला है मुझे छींक, है ऐसा तो नहीं है ना। तो कैसे रोग उपार्जित? उपार्जित में भी कौन सा है? संक्रमित है क्या असंक्रमित? तो ध्यान दिए बेटा, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा, तो आप ध्यान देना, ये कैसा रोग है? यह संक्रमित रोग है। कैसा बेटा? ये ध्यान देना, संक्रमित रोग है। दूसरा क्वेश्चन, किससे होता है ये बेटा? तो ध्यान देना, किससे होता है बेटा? तो ध्यान देना है, ये वायरस से होता है। किससे होता है बेटा? वायरस से। कौन सा वायरस से होता है? राइनो वायरस। कौन सा होता है? राइनो वायरस। तो ध्यान दें बेटा, राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस। तो अगर पूछे किससे रोग हो जाता है बेटा, तो यह रोग किससे हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि राइनो वायरस से बेटा क्या हो जाता है? रोग हो जाता है ना। यह मानव ज्यादा क्या होता है, ये ध्यान देना है, यह ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ तो मानव ज्यादा संक्रामक रोग फैलाता है। जैसे अगर हमें हो गया, अगर मुझे छींक आ रहा है, तो यहाँ जितने जाए 10 बैठो, चाहे 15 जाए 20, सबको छींक पकड़ लेगा, सर्दी पकड़ लेगा अगर मैंने यहाँ छींका। समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान देना है, यह मानव में ज्यादा संक्रामक होता है।
क्या होता है बेटा, अगर आपसे बात करेंगे तो मानव क्या होता है, ज़्यादा संक्रामक होता है। अच्छा, ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है बेटा, ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, आप लोग को पता है कौन सा अंग को प्रभावित करता है बेटा? तो जानते हो, आराम से जानते हो बेटा, नाक और श्वसन पथ, जो श्वास नालिका होता है, तो बेटा ध्यान देना है, ये नाक प्लस श्वसन पथ, मतलब जिससे ऑक्सीजन का आवागमन होता है, वो वाले रास्ता को डैमेज करेगा और प्लस नाक को डैमेज करेगा, और नाक को क्या करेगा, जाम करेगा, तो सांस लेने में आपको क्या होगी, कठिनाई होगी बेटा। ठीक है, अगर बेटा ये पूछा जाए ये फैलता कैसे बच्चे, अगर कहा जाए ये संक्रमण कैसे होता है बेटा, तो जानते हो आप लोग ये संक्रमण क्यों होगा, तो आप लोग को अच्छे से पता है, यह जो संक्रमित व्यक्ति होगा तो उसके छींकने खांसने से क्या निकलेंगे, इसमें से राइनो वायरस निकलेगा, और यह राइनो वायरस बिंदु कणों के रूप में फैल जाएगा अक्सर गैसों में। क्या होगा, संक्रमण कैसे होगा, तो कह सकते हो बेटा संक्रमण ऐसे लिखेंगे, संक्रमित व्यक्ति के छींकने से यह बिंदु कणों के रूप में वायु में घुल जाता है, वायु क्या होगा बच्चे, घुल जाता है, और यह वायु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। क्या करेगा बेटा, प्रवेश कर जाता है, तो यह रोग क्या होगा बच्चे, उसे भी हो जाएगा। समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमको छींक हुआ है, अगर सर्दी पकड़ा हुआ है, जुकाम है, तो क्या हुआ, हमने इसे छींका, तो यहाँ से जो राइनो वायरस के बिंदु कण हैं वो क्या होंगे, इस वायु में घुल जाएंगे, और जब इस वायु में घुल जाएंगे तो ये क्या होंगे, यह वायु यहाँ से जो ऑक्सीजन का लेवल है उसे आप भी ग्रहण कर रहे हैं, ये भी ग्रहण कर रहे हैं, तो वही बिंदु कण के रूप में आपके शरीर के अंदर इंटर कर जाएगा, अब इंटर कर गया तो जुकाम क्या करेगा, आपको भी पकड़ लेगा। समझ रहे हैं बेटा, अब ये बात है बेटा, ये तो हमने समझ लिया कि ये रोग कैसे होता है, क्या होता है, क्यों नहीं होता है। अब ये डिपेंड करते हैं, तो बेटा अब इसका देखा जाए कि क्या कोई रोकथाम है। इसके पहले सबसे बड़े लक्षण, रोकथाम के बाद आएंगे, तो पहले क्या देखेंगे बच्चे, इसके लक्षण क्या है, इस रोग अगर हो रहा है तो इसके लक्षण क्या है बेटा, तो सबसे बड़ी बात है, इससे रोगी की जो आवाज होती है ना, साउंड फटी बांस जैसी हो जाती है, ध्यान देना। तो आवाज कैसा होगा बच्चे, फटी आवाज होगी, मतलब आवाज का जो सुरीलापन है बहुत ज्यादा आ जाएगा यहाँ से ना, आवाज फटा बांस जैसा हो जाएगा। हाँ, अब आप लोग कभी फोन से बता रहे आपका वजीर नहीं एकदम बदल गया है, अरे इस बदल गया क्योंकि हमको क्या हुआ है, जुकाम हुआ है, तो आवाज कैसा होगा बेटा, फटा आवाज हो जाएगा, खांसी आती रहेगी, सबसे बड़ी बात है क्या आएगा बच्चा, खांसी आएगी, और खांसी आएगा जानते हो जोर कहाँ पड़ता है, सिर पर, तो सिर दर्द करेगा, क्या करेगा बेटा, सिर दर्द करेगा, क्या बात सही नहीं सही है, सिर दर्द करेगा, थकावट महसूस होगा, क्या होगा बेटा, थकावट होगा, क्या होगा बच्चे, इसके अलावा क्या होगा, थकावट होगा, और लगभग ये कितने दिन से चलने वाला है, 3 से लगभग 7 दिन तक। वैसे एक चीज बता दूं, जब छींक होगा, जुकाम पड़े, दवा वना नहीं लेना चाहिए, इसी साथ साथ अंदर के जो अन्य चीजें होती हैं क्या हो जाती हैं, खराब चीजें बाहर आ जाती हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देना है। तो फटी आवाज होगा, खांसी, सिर दर्द, थकावट, ये सारी चीजें होंगी बेटा। अब इसके बेटा सीधी बात है, अगर पूछा जाए इसका उपचार क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ सर इसका उपचार क्या है, तो सबसे पहली बात है बेटा, हमेशा जिसको छींक आ रहा है दस्ती का प्रयोग करे, है नहीं है, सबसे पहले क्या करे, दस्ती का प्रयोग करे, और नियमित रूप से अपने हाथ को क्या करे, धोते रहे, साफ सफाई को क्या करे, रखते रहे। इसके अलावा एस्पेरिन हो गया, एंथीटामिन्स हो गया, इसके अलावा बच्चे आपसे बताऊं तो एक होता है नेसल स्प्रे, अरे देखते नहीं नाक में डालते नाक को जाम हो जाता है, तो इन सभी दवाओं का सबसे बढ़िया अगर छींक पकड़ता है तो एलोपैथ में बेटा, एलोपैथ किसे कहते हैं, अंग्रेजी दवा को, तो उसका सबसे बढ़िया है, एक दवा है बढ़िया बेटा, कोल्ड फीवर, तो आप कोल्ड फीवर अगर ले लेते हैं, ये जुकाम के लिए बढ़िया है, बस आधे घंटे में आराम कर देगा, पर हाँ एक तरीके से इसका साइड इफेक्ट है। अब देसी जुगाड़ तो 50 है, आप घर पे अपने दादी अम्मा से पूछेंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो बेटा ये सभी, अब अगर मेरा जुगाड़ पूछेंगे, अगर सर्दी जुकाम पड़ा हुआ, सबसे बढ़िया देसी दवा क्या है बेटा, क्या लेना है आपको, थोड़ा सा अदरक ले लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, और थोड़ा सा हल्दी, और इन तीनों को गोली रूप में बना लीजिए 5-6 ठो,
और रात को क्या करिए, इसे टाफी चूकते हैं, ऐसे चूकते हुए क्या करिए, सो जाइए, पानी मत पीजिए, सुबह तक भर में आपकी सर्दी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नोट दिस पॉइंट। चलिए अब आइए इसके बारे में फटाफट मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए आप लोग। तभी आपको मैंने समझा दिया बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। क्या लिख दिए हैं, थकवाट नहीं, वो थकावट, अच्छा वो सही है, थकावट, ये टवा है मेरा, वो मेरा ट ही बेटा है, थकाव। हाँ हाँ, थकावट यहाँ भी तो होगा, नहीं होगा, चलो ठीक, आप लोग जानते हो, लिख लेंगे। आइए चलिए आगे बढ़िए, फिर से टाइम फालतू नहीं बताइए। चले चले बच्चे, लिखेंगे बेटा फटाफट। यह राइनो वायरस के द्वारा होता है। अब देखिए बढ़िया, एक ही चीज को समझिए फिर दोबारा लिखिए तो इसे याद हो जाएगा। और घर पे तिबारा मत पढ़िए, एकदम भूल जाएंगे आप लोग। क्या लिखेंगे, यह राइनो वायरस के द्वारा होता है। यह मानव में ज्यादा संक्रामक रोग फैलाता है। दूसरा पॉइंट, यह राइनो वायरस के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट, यह मानव में ज्यादा संक्रामक रोग फैलाता है। संक्रामक रोग फैलाता है। ठीक बच्चे, यह रोग नाक श्वसन मार्ग आदि को प्रभावित करता है। नाक श्वसन मार्ग आदि को प्रभावित करता है। लिखेंगे संक्रमण, हेडी बनाएंगे, संक्रमण मतलब कैसे फैलता है। संक्रमण बोले, संक्रमण बोले बच्चे। लिखेंगे यह रोग संक्रमण व्यक्ति के छींकने और खांसने से निकलने वाले बिंदु कणों से फैल जाता है। या तो बेटा जो संक्रमित व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित जिससे छींक आ रहा है, वो अपने दस्ती का प्रयोग किया, वही दस्ती का प्रयोग कोई दूसरा कर लिया, तो उससे हो जाएगा। तो संक्रमित व्यक्ति के, लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, फैलने का दूसरा कारण लिखिए बेटा, संक्रमित व्यक्ति के प्रयोग किए गए वस्तुओं से फैलता है। और उपचार में आप समझते हैं बेटा, साफ सफाई विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी डॉक्टर का सलाह लेना है, इसमें कोई उपचार के लिए विशेष बात नहीं, सीधा उपचार के लिए अगर लिखना होगा तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। हाँ चलिए आगे चलिए बेटा। अब आइए बढ़िया, जो रोग है आपके पेपर में जो पूछ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, किसको पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ने जा रहे हैं निमोनिया रोग को। ये निमोनिया रोग को थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा जनरल था, पर अब आइए निमोनिया रोग को समझते बेटा। हेडिंग बनाएंगे बच्चे सभी लोग, क्या बनाएंगे, निमोनिया रोग। देखो बच्चे,
सबसे बड़ी बात करेंगे बच्चे तो निमोनिया। तो निमोनिया रोग, ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इस रोग को ध्यान से अगर समझेंगे तो आप देखेंगे ना, समानता ये बेटा बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रारंभिक समय जब बच्चा पैदा होता है तो साल 2 साल तक बड़ा ही माता पिता परेशान रहते हैं इस रोग से, इस निमोनिया रोग से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो परेशान होने के पीछे कारण क्या, जरा सब कुछ समझेंगे हम लोग। अब देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात होता है, ये तो सबसे पहला पॉइंट यही बन जाएगा, यह रोग होता किससे बेटा, यह रोग होता किससे है। सबसे पहला पॉइंट यही बन जाएगा बेटा, यह रोग होता किससे है, स्ट्रेप्टोकोकस। किससे होता है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या बेटा इससे हो जाएगा, या फिर होमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। क्या होगा, होमोफिल्स, ध्यान देना है, या लिख सकते हैं होमोफिल्स। तो ध्यान देना बच्चे, अगला कौन सा हो सकता है, होमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। ध्यान देना क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। ये अगर रोग की बात करेंगे बेटा तो ये ध्यान देना है किससे होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और होमोफिल्स इन्फ्लुएंजा जीवाणु से। किससे होता है बेटा, जीवाणु से। ये रोग मुख्यतः किससे होता है प्यारे, तो ये जीवाणु से एक होने वाला क्या है बच्चे, ये रोग है ना। अब सबसे बड़ी बात होता है इस रोग के में होता क्या है, समस्या क्या है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे बेटा, आप लोग जानते हैं बेटा ये हमारा क्या है, लंग्स है। क्या बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है ह्यूमन बीइंग का, तो ये जानते हैं बच्चे क्या है, ये क्या बेटा, लंग्स है। तो जो ये हमारा लंग्स है अर्थात क्या बच्चे, फेफड़ा है। तो इस फेफड़े में आप जानते हो क्या पाया जाता है, एल्वोलाइल की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चे, इस तरीके से आपको क्या होगा बच्चे, ऐसे ही। तो ये जो आपके फेफड़े के अंदर जो संरचना पाई जा रही है, ये संरचना वास्तव में है क्या, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे वायु कोश बोलते हैं या एल्वोलाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे ध्यान देना क्या बोलते हैं बच्चे, इसे हम लोग वायु कोश या क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एल्वोलाई। अब होता क्या है, जो वायु कोश होता है, जो एल्वोलाई होता है ना, तो ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है बच्चे, एल्वोलाई का काम क्या होता है, ये हमारा फेफड़ा है, तो फेफड़ों का ये क्या करता है, इसका काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का क्या करना बच्चे, आदान प्रदान करना, मतलब गैसों का क्या करना, आदान प्रदान करना। और इसे ध्यान देना बेटा, इसी एल्वोलाइल को, इसी को ही ये क्वेश्चन बन जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फेफड़े का इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, फेफड़े का इकाई। तो जो फेफड़े का इकाई होता है बच्चे, किसको बोलते हैं, यही बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि जैसे है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या होगा, शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये किसको प्रभावित करेगा, लंग्स को। और लंग्स में क्या करेगा, अब जो वायु कोश है गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। पर इन्हीं वायु कोश में, इसी एल्वोलाइल में क्या भर जाएगा बेटा, द्रव भर जाता है। क्या भर जाता है बेटा, द्रव भर जाता है। और जब इसमें द्रव भर जाएगा तो बताओ गैसों का आदान प्रदान हो ही नहीं पाएगा। और जब गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा तो बच्चे का सांस क्या होगा, फूलने लगेगा। बेटा क्या होगा, बच्चा सही से सांस नहीं ले पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, श्वसन क्रिया को क्या करेगा, समस्या उत्पन्न करेगा। तो क्या करेगा, इससे क्या होगा बच्चे, तो कह सकते हो कि सर इससे ये हो जाएगा कि श्वसन क्रिया में समस्या। समझ रहे हो, श्वसन क्रिया में समस्या क्यों होगा, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फेफड़े में एल्वोलाइल होता है, वायु कोश होता है, ये मुख्यतः गैसों का आदान प्रदान करता है। अब जब गैसों का आदान प्रदान करता है, इसमें क्या हो जाता है, इसी वायु कोश में जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इंटर करता है, तो इससे इस वायु कोश में क्या होता है, जल भर जाता है। और जब जल भर जाता है तो बच्चा क्या होता है, सांस नहीं ले पाता है। और सांस नहीं ले पाता है तो मुख्यतः किसकी समस्या हो जाती है बच्चे, श्वसन की। इसीलिए देखते हैं जो निमोनिया होता है तो उसे भी क्या भाप दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, तो उसे क्या करते हैं, भाप देते हैं।
क्यों भाप दिया जाता है? इससे जो उसके लंग्स के अंदर, वायु कोष के अंदर पानी भरा हुआ है, वो पानी क्या हो जाए, वाष्प के रूप में बाहर आ जाए, जिससे लड़का सांस सही से लेने लगे। तो कहते हैं ना बच्चे को भाप दिलवा दीजिए। तो भाप दिलवाने के पीछे कारण क्या बेटा, मतलब वो निमोनिया का उसके अंदर क्या बेटा है, शिकायत है। अब ये बच्चे ध्यान देना है, तो आप समझ पाइए कैसे होता है, ये समझ पाए। दूसरी बात बच्चे, अगर आपसे कहा जाए तो यह ध्यान देना बच्चे, यह पुरुष एवं बच्चों दोनों में होता है, दोनों में होता है, पर सर्वाधिक पूछा जाए बेटा किस में होता है, तो सर्वाधिक किस में होता है बच्चे, ध्यान देना है, बच्चों में होता है। अब इसके बच्चे आपसे पूछा जाए लक्षण क्या है बताओ बच्चे, अगर आपसे मैं कहूँ इसके लक्षण क्या होंगे, तो सबसे बढ़िया लक्षण है क्या बेटा, सांस लेने में समस्या। अगर आपसे समस्या पूछा जाए कि इसका समस्या क्या है, तो आप यही नहीं बताएंगे बेटा कि सांस लेने में क्या हो रहा है बच्चे, समस्या होगा। इसके साथ साथ क्या होगा बच्चे, बच्चे को क्या होगा, तीव्र क्या होगा, बुखार होगा। क्या बच्चे, बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। बुखार के साथ साथ बेटा और क्या हो जाएगी बेटा, तो खांसी और सिर दर्द भी लगा रहेगा। भाई साहब जब सांस ही नहीं ले पाएगा तो क्या करेगा, खांसी क्यों आती है, जब आपके शरीर के अंदर गैस क्या होता है, पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, तो खांसी के माध्यम से क्या होता है, गैस बाहर निकलता है। तो सांस जब फूलने लगेगा, लंग्स फूलने लगेगा, तो आपको खांसी आना चालू हो जाएगा। जिसके साथ बेटा क्या क्या आएगा, तीसरी चीज है खांसी। तो क्या हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। और बताओ खांसी है तो जाहिर सी बात है, अब खांसी करोगे तो सिर दर्द करे पे करेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। जब छींकते हैं तो पूरी शरीर झंझना जाती है, तो क्या होगी, खांसी आएगा तो क्या होगा बेटा, सिर दर्द करेगा। समझ में नहीं आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी बात है बेटा कि इसके लक्षण में क्या करेंगे, तीव्र बुखार होगा, ये सारी पहचान होगी। अच्छा इसके अलावा बच्चे और क्या होगा, और पहचान में क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, रोगी के जो होठ होते हैं, अंगुलियां होते हैं, नाखून का रंग कैसा होगा, नीला हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बेटा, रोगी के जो होठ होंगे, रोगी का, और पहचान में क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसके पहचान में रोगी का होठ, अंगुलियां, व्यक्ति बच्चे जो क्या होगा, अंगुलियां, और इसके साथ बच्चे क्या होगा, रोगी का होठ, अंगुलियां, नाखून, नाखून, नाखून कैसा होगा बच्चे, नीला होने लगेगा, नीला पड़ जाएगा। कैसा होगा, नीला हो जाएगा। तो ये सभी अगर देखो दिखाई दे रहा है बेटा, तो जाहिर सी बात क्या होगा, इसका ये पहचान होगा। समझ रहे हैं। तो ये बेटा इस कारण से क्या होता है, निमोनिया रोग होता है। तो निमोनिया रोग का इलाज क्या होगा, जाहिर सी बात है आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे कंडीशन में बस डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे चलकर आपके जीवन में बहुत ही सरल और निहायती बहुत ही सरल एग्जाम होता है। बस वो छोटा सा एग्जाम होता है, उसको आप क्रैक करेंगे, फिर आप 4 साल पढ़ाई करेंगे, फिर 1-1.5 साल आपको और लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, फिर आप ऐसे समस्याओं का सलूशन देने लगेंगे परमानेंट। अर्थात आपको क्या होना पड़ेगा, एमबीबीएस क्वालिफाई होना पड़ेगा। एमबीबीएस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नीट। नीट बहुत ही छोटा निहायती एग्जाम है, इससे सरल कोई एग्जाम होता नहीं है। सर ये झूठे के लोग ने हवा बढ़ा दिया है, नीट नीट नीट। नीट बहुत ही सरल एग्जाम है, बस यही है कि 9, 10, 11 सही से पढ़ लीजिए, नीट निकल जाएगा। और 9, 10, 11, 12 सही से नहीं पढ़ेंगे तो नीट एग्जाम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चे इनको भी लिखवा दिया जाए, किससे काम चल जाएगा, हाँ जरूरी है। तीव्र बुखार क्या करें बच्चे, लिखवा दें। चलिए डालेंगे निमोनिया रोग, लिख लीजिए भाई आप, लिखिए। आप लोग को स्कूल भी जाने का समय हो गया है, समझ रहे हैं। लिखिए फट से, लिखिए बेटा, यह रोग, फटाफट लिखिए, यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, 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 निमोनी एवं होमीफिलस, होमीफिलस इन्फ्लुएंजी से होता है।
अच्छा, ये जो बोर्ड पे मैं वर्क कर रहा हूँ ना बेटा, ये आपके की पॉइंट के लिए बहुत बेहतर होगा। जैसे आपको रिवीजन करना है तो फटाफट की पॉइंट्स आप इससे क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी निमोनी व हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा होता है, द्वारा होता है। लिखेंगे नीचे वाला पॉइंट की क्या समस्या होती है, बोले इस रोग के कारण, इस रोग के कारण, इस रोग के कारण, रोग कारण वायु कोश में, वायु कोश में, वायु कोश में तरल पदार्थ भर जाते हैं, तरल पदार्थ भर जाते हैं, तरल पदार्थ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण श्वसन क्रिया में समस्या होती है, जिसके कारण श्वसन क्रिया में समस्या होती है। जिसके कारण श्वसन क्रिया में समस्या होती है। यह बच्चे एवं पुरुषों दोनों में होता है, यह बच्चे एवं पुरुषों दोनों में होता है। यह बच्चों एवं पुरुषों दोनों में होता है। अब लिखेंगे बेटा इसका लक्षण, लक्षण लिखेंगे, सांस लेने में समस्या, सांस लेने में समस्या, तीव्र बुखार, सांस लेने में समस्या, तीव्र बुखार, खांसी और सिर दर्द, खांसी और सिर दर्द। अच्छा, ये लक्षण तो आपको कई सारे रोगों में मिल जाएंगे, पर इसका स्पेशल जो लक्षण उसको लिख लीजिए। लिखेंगे रोगी के होठ, रोगी के होठ, अंगुलियां, अंगुली ऐसे लिखेंगे, रोगी के होठ एवं अंगुलियों के नाखून। अब नाखून तो अंगुली में होगा ना, कहीं और होगा तो भैया वो भी तो उंगली है। अंगुलियों के नाखून का रंग नीला हो जाता है, नीला हो जाता है, नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। अब लिखेंगे बेटा नीचे बचाव, क्या लिखेंगे, बचाव। तो बचाव वही लिख लेंगे, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना और डॉक्टर की सलाह लेना, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, 3 रोगों के बारे में क्या किया बेटा, समझा ना। कौन कौन सा रोग समझा आज हमने, अमीबी पेचिस के बारे में समझा, और दूसरा किसके बारे में समझा, जो साधारण जुकाम के बारे में समझा, और किसी बारे में समझा, निमोनिया के बारे में समझा। तो ये सभी रोग हमने क्या किया बेटा, समझ लिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कालरा या हैजा कैसे होता है और अन्य रोगों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज क्या करते हैं, क्लास यही क्या करते हैं, द एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।